गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। वाईफाई स्टडी विद नंदिनी डिस्कस करेंगे 16 ऑफ नवंबर के करंट अफेयर। लास्ट में रिवीजन की क्लास होगी, यानी जो हमने कल पढ़ा उसका रिवीजन भी करेंगे। और टेलीग्राम के लिंक पर, जैसा कि आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में जो हमारा कंटेंट है वो उपस्थित है, तो आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपके नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डे के बारे में बात करेंगे, इंटरनेशनल टॉलरेंस डे या अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस, जिसको हर साल 16 नवंबर को मनाया जाता है। इसकी स्टार्टिंग संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 1995 में करी गई थी, जब पूरी दुनिया में 125वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई जा रही थी महात्मा गांधी जी को। महात्मा गांधी जी को सत्य, सहिष्णुता और उनके जो अहिंसा का उनका जो मार्ग था, उसके लिए पूरी दुनिया में याद किया जाता है। तो 125वीं वर्षगांठ के अवसर पर जब उनका जन्म दिवस मनाया जा रहा था, तो उस अवसर पर ही संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा अनाउंसमेंट करा गया था कि हर साल 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया जाएगा। राष्ट्रीय प्रेस दिवस या नेशनल प्रेस डे के बारे में बात करेंगे, जिसको हर साल 16 नवंबर को मनाया जाता है। इसके पीछे का कारण क्या है? तो इसके पीछे का कारण यह है कि 16 नवंबर के दिन ही भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना करी गई थी 1966 में। तो जिसकी याद में ही हर साल नेशनल प्रेस डे 16 नवंबर को मनाया जाता है। इसमें टोटल सदस्यों की संख्या 28 होती है। इसका जो अध्यक्ष होता है भारतीय प्रेस परिषद का, वो जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका रिटायर्ड जज होता है। साथ में ही इसमें 28 सदस्य होते हैं, जिसमें 20 जो सदस्य होते हैं वो इस प्रेस परिषद के कामकाज से जुड़े होते हैं। 5 सदस्यों का चुनाव जो हमारे दोनों सदन है उनकी सहमति से, उनकी रजामंदी से होता है, उन सदस्यों का चुनाव। और इसके अलावा जो 3 सदस्य होते हैं वो आर्ट से, विज्ञान से, कानूनी क्षेत्र से, साहित्यिक या सांस्कृतिक क्षेत्र से संबंधित होते हैं। तो ये हमारे 28 सदस्यों की टीम होती है, जिसके अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं। इसके पीछे का कारण यह है कि जो प्रेस की महत्ता है उसको बनाए रखने के लिए, उसकी जो भूमिका है उसको बनाए रखने के लिए प्रेस निष्पक्ष रूप से काम करे, इसके लिए इस परिषद की स्थापना करी गई थी 16 नवंबर को 1900। नेक्स्ट डे के ऊपर चर्चा करेंगे, तो नेशनल ऑडिट डे के बारे में बात करेंगे। ये दिन हर साल 16 नवंबर को मनाया जाता है। इसके पीछे की स्टोरी ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सन 2021 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया, और उसके बाद राष्ट्रीय लेखा परीक्षा दिवस के बारे में भी चर्चा करी गई। ये भी बोला गया कि नेशनल ऑडिट डे मनाया जाएगा हर साल 16 नवंबर को, कैग की इंपॉर्टेंस देने के लिए। कैग का काम क्या है इसके बारे में हम सबको जैसा कि पता ही होगा। थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कि सरकार का जो भी लेखा जोखा होता है, सरकार जो भी पैसे खर्च करती है, उसके ऊपर प्रश्न उठाने का काम, उसकी समीक्षा करने का काम, ये सारा काम कैग के द्वारा किया जाता है। हमारे जो अभी प्रेजेंट टाइम में 14वें नंबर के राष्ट्रीय महालेखा नियंत्रक और परीक्षक कौन है, तो उनका नाम क्या है? गिरीश चंद्र मुर्मू जी है। क्या नाम है? गिरीश चंद्र मुर्मू इनका नाम है। साथ में इनका कामकाज कब से स्टार्ट हुआ था? तो 8 अगस्त सन 2020 से ही ये अपने पद पर काम कर रहे हैं और 14वें नंबर के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं। इस देखो, अब हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि कैग से संबंधित जो हमारे संविधान में आर्टिकल्स हैं वो कौन कौन से हैं, किस आर्टिकल में कौन सी बात लिखी गई है। जैसा कि हम सबको पता है कि जो भी सरकारी एजेंसी काम करती है उन सब के बारे में हमारे संविधान में लिखा होता है। तो सबसे पहले हम आर्टिकल नंबर 148 के बारे में बात करेंगे, जो ये कहता है कि कैग एक स्वतंत्र संगठन के रूप में, एक स्वतंत्र एजेंसी के रूप में काम करेगी। आर्टिकल नंबर 149 कहता है कि कैग के क्या कर्तव्य हैं और क्या शक्तियां हैं। आर्टिकल नंबर 150 कहता है कि संघ और राज्यों के खातों का विवरण वो कैसे दे सकता है। आर्टिकल नंबर 151 ये कहता है कि कैग अपनी रिपोर्ट कैसे दे सकता है या कैसे तैयार कर सकता है। अनुच्छेद 279 ये कहता है कि शुद्ध आय की गणना कैग कैसे कर सकता है। तो ये सारी बातें हमारे संविधान में लिखी हुई हैं आर्टिकल्स के माध्यम से। कैग के जो काम है, उसके जो उसका जो भी कर्तव्य है, उसकी जो शक्तियां हैं, उन सब के बारे में। ओके, आइए नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड सीओपीडी डे के बारे में। अब ये क्या है? सीओपीडी का मतलब है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। तो ये जो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज डे है, ये हर साल जो नवंबर का महीना आता है, नवंबर महीने के तीसरे बुधवार को मनाया जाता है। इसकी स्टार्टिंग 1997 में करी गई थी। कब करी गई थी? 1997 में करी गई थी हमारे WHO के द्वारा। स्पेशली जो सांस से संबंधित बीमारी है ये। साथ में मैं आपको बता दूं कि इस बार 2023 के लिए जो थीम डिसाइड की गई है वो क्या है? तो ब्रीदिंग इज लाइफ। ओके,
आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं उत्तराखंड के जीआई टैग प्राप्त प्रमुख उत्पादों के बारे में। लंबी फहरिस्त है, लंबी लिस्ट है। एक 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 चीज के बारे में हम यहाँ पर डिटेल से चर्चा करेंगे कि उत्तराखंड के बहुत सारे ऐसे सामान है, बहुत सारे ऐसे उत्पाद है जिनको जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग के बारे में, भौगोलिक संकेतों के बारे में, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि किसी भी स्थान के वो उत्पाद जिसका उत्पादन 10 साल से ज्यादा समय से उस स्थान पर हो रहा है और उसकी एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक भूमिका रही है, जिस सामान की वजह से उस जगह की पहचान है, तो ऐसे वस्तुओं को जीआई टैग या भौगोलिक संकेत दिया जाता है। तो अभी उत्तराखंड में 15 से अधिक उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। उनके पहले बात करेंगे बेरी नाग चाय के बारे में। बेरी नाग चाय क्या है? तो बेरी नाग चाय जो हिमालयन एक जंगली पौधा है उससे बनाए जाने वाली, चाय की पत्तियों से बनाया जाने वाला एक चाय है। लंदन में काफी ज्यादा फेमस है। बिछुआ बूटी कपड़ा एक प्रकार से हिमालयन नेटल फाइबर से बना हुआ कपड़ा है जो गर्मी और सर्दी दोनों में पहना जाता है। मंडुआ एक प्रकार का बाजरा है। झंगोरा एक प्रकार का बाजरा है। गहत एक प्रकार का दाल है। इन सबको जीआई टैग दिया गया है। लाल चावल है जो उत्तराखंड के पुरेला क्षेत्र में होता है। काला भट्ट है, यानी जिसको हम काला सोयाबीन भी कहते हैं, जो उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में होता है। साथ में माल्टा फल है जो एक तरीके से एक संतरे की तरह होता है, एक और ऑरेंज कलर का और रेड कलर का होता है ये, जिसको जब अंग्रेज यहाँ पर थे तो इसको कहते थे माल्टीज ऑरेंज। चौलाई या जिसको रामदाना कहते हैं, इस स्पेशली जो व्रत का टाइम होता है उसमें खाया जाता है। इसमें आयरन और कैल्शियम की मात्रा आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। और बुरांश का रस है जो रोडोडेंड्रोन आर्बोरियम के लाल फूलों से प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार का रस उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां से प्राप्त किया जाता है, बुरांश का रस। तो इसको भी जीआई, देखो पहाड़ी तूर दाल, ठीक है, साथ में लिखाई है लकड़ी की नक्काशी, नैनीताल मोमबत्ती और एक तरीके से अल्मोड़ा लाखोरी मिर्च, तो इन सबको भी जीआई टैग दिया गया है। रंगवाली पिछौड़ा, साथ में लीची, आड़ू और रम्माड़ या रम्मन मुखौटे, इनको भी जीआई टैग दिया गया है। ये जो मुखौटे हैं वो नृत्य के समय इस्तेमाल किए जाते हैं। रंगवाली पिछौड़ा क्या एक तरीके का दुपट्टा है जो वहां की विवाहित महिलाएं किसी फंक्शन में इस्तेमाल करती हैं। तो जीआई टैग क्या है जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि किसी किसी पर्टिकुलर स्थान के लिए कोई ऐसा उत्पाद जो उसकी पहचान, उसकी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान को बताता है, उन वस्तुओं को या उस कला को उस जीआई टैग दिया जाता है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। गोल्डमैन के द्वारा एशियाई बाजारों के रेंटिंग समायोजन में भारत की क्या स्थिति है? तो गोल्डमैन ने आर्थिक स्थिति के आधार पर रेटिंग दी है और उसके कई सारे नाम रखे हैं। अपग्रेड, डाउनग्रेड, नो चेंज, नो रेटिंग, इस तरीके के नाम रखे हैं। तो इसमें भारत की स्थिति क्या है? तो भारत की स्थिति अपग्रेड है। कहने का मतलब है कि गोल्डमैन ये कह रहा है कि जो भारत है वो दिन प्रतिदिन क्या कर रहा है, अपग्रेड होता जा रहा है। उसकी जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इसके पीछे के कई कारण बताए गए, जैसे मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, और जो व्यापार भारत का बढ़ रहा है, जो निर्यात भारत का बढ़ रहा है, और भारत जो अलग अलग देशों के साथ में जो वार्ता के माध्यम से एक अपना जो एक संबंध बना रहा है, एक राजनीतिक संबंध बना रहा है, कूटनीतिक संबंध बना रहा है, तो इसका जो प्रभाव है वो वहां की आर्थिक स्थिति पर भी पड़ रहा है। तो देखो गोल्डमैन एक निवेश बैंक है, एक इन्वेस्टमेंट का बैंक है, और ये स्पेशली पूरी दुनिया के जो देश हैं वो वहां पर लोग किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कितना वहां पर भरोसा करते हैं, वहां की परिस्थितियां कैसी हैं, इन सब बातों को लेकर ये रेटिंग प्रदान करता है। तो चीन की जो स्थिति बताई गई है गोल्डमैन के द्वारा वो सही नहीं है, यानी कि शेयर मार्केट में लगातार जो वहां पर गिरावट आ रही है और साथ में ही लोगों का भरोसा वहां की कंपनियों पर कम हो रहा है, इन सब बातों को ध्यान में देते हुए चीन की कंपनियों को बिल्कुल तटस्थ कर दिया गया है। भारतीय इक्विटी अपग्रेड के बारे में बात करें तो इक्विटी अपग्रेड का मतलब है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए भारत में लोग तैयार बैठे हैं। भारत के बाजार को एक एक जैसे ऊर्जा भरी नजरों से देख रहे हैं, कि एक ग्रोथ भरी नजरों से देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमें लाभ होगा। और स्पेशली इसमें आत्मनिर्भर भारत की जो योजना है, मेक इन इंडिया की जो योजना है, इन सबको प्रमुखता से बताया गया है गोल्डमैन के द्वारा, जो एक तरीके से इन्वेस्टमेंट बैंक के रूप में काम करती है। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। किफायती गेहूं के आटे के लिए सरकार ने कौन सी पहल शुरू करी है? यानी जो गेहूं का आटा है वो भारत के हर एक नागरिक को मिल सके, इसके लिए सरकार ने एक योजना चलाई है, एक इनिशिएटिव लिया है, और ये जो इनिशिएटिव है वो सहकारी समितियों के माध्यम से
मोबाइल मोबाइल जो ऑटो है उसके माध्यम से, मोबाइल कन्वेंस के माध्यम से पूरी जनता में फैलाया जाएगा। तो इसका नाम क्या है इस इनिशिएटिव का? तो इसका नाम है भारत आटा। क्या नाम है? भारत आटा। अच्छा देखो, केंद्र सरकार की ये योजना है और इस योजना के तहत पूरे पूरे भारत में, देश भर में 27 यानी कि 27.5 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं का आटा मिलेगा। यानी अगर 1 किलो गेहूं का आटा आप खरीदते हैं तो उसके लिए आपको 27.5 रुपए देने पड़ेंगे। और ये जो सहकारी समितियां हैं हमारे देश की, जैसे NAFED, NCCF और केंद्रीय भंडार है, इनके माध्यम से, मोबाइल वैन के माध्यम से 2000 से अधिक दुकानों के माध्यम से बेचा जाएगा। तो ये सरकार की स्कीम है और जिस पर यह बोला गया है कि 29.50 रुपए प्रति किलोग्राम पर 18,000 टन भारत आटा की जो प्रायोगिक बिक्री है वो करी जाएगी। तो भारत आटा इनिशिएटिव को याद रखेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट की का इनिशिएटिव है। आइए बात करते हैं आसियान के बारे में। ओके, तो इंडोनेशिया के जकार्ता में आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक होने वाली है और भारत की तरफ से कौन जाएगा? तो भारत की तरफ से राजनाथ सिंह जाएंगे, क्योंकि रक्षा मंत्रियों की बैठक है तो हमारे देश के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह जी हैं, तो वही जाएंगे। साथ में मैं आपको बता दूं कि भारत जो है आसियान का सदस्य देश नहीं है। आसियान में टोटल 10 देश हैं जिसमें भारत शामिल नहीं है। भारत सिर्फ वार्ता के लिए जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो इंडोनेशिया में जो 10वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक हो रही है, इस बात को ध्यान रखेंगे। कौन से नंबर की हो रही है? तो 10वीं बैठक हो रही है, 16 और 17 नवंबर को होगी और इसका नाम है ADMM+। क्या नाम है? ADMM+। ओके, 10वीं बैठक है, 16 और 17 नवंबर को होगी और हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जाएंगे। इसमें 10 देश हैं, लेकिन भारत इसका सदस्य देश नहीं है, सिर्फ वार्ता के लिए जाता है। 10वीं ADMM+ वार्ता में, जो 10वीं वार्ता है, इसमें समुद्री सुरक्षा, सैन्य चिकित्सा को लेकर, शांति को बनाए रखने के लिए, साइबर सुरक्षा को लेकर, आपदा राहत के लिए, आतंकवाद से कैसे निपटा जाए, इन सब विषयों को लेकर बात। आसियान के 10 सदस्य देश हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। वो कौन कौन से देश हैं? तो ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओ PDR, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। ओके, और 8 संवाद देश हैं। इसका मतलब क्या है कि यानी जो सिर्फ संवाद में भाग लेते हैं लेकिन सदस्य देश नहीं है। उनके नाम देख लेते हैं। तो भारत, अमेरिका, चाइना, रसिया, जापान, दक्षिणी कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि। ठीक है। अच्छा, साथ में हमें ये पता होना चाहिए कि जो ये ADMM+ जो ये वार्ता है, 10वीं वार्ता है, इसको स्टार्ट कब किया गया था? तो इसको स्टार्ट किया गया था वियतनाम के हनोई में सन 2010 में। ठीक है, कब किया गया था? और 12 अक्टूबर को किया गया था। इस बात को भी ध्यान रख लेंगे। ओके, आइए नेक्स्ट बात करते हैं। एक रिकॉर्ड जो बनाया गया है, काफी ज्यादा सुर्खियों में था कल की न्यूज में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। एक वनडे में सर्वाधिक शतकों का सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? तो सचिन तेंदुलकर के जो रिकॉर्ड है वो अभी विराट कोहली जी के द्वारा तोड़ा जा रहा है। तो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड रहा है, उन्होंने वनडे मैचों में सबसे ज्यादा 49 शतक लगाए थे और ये रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है विराट कोहली के द्वारा। विराट कोहली के द्वारा अभी जो 50वां अपना शतक लगाया गया है, जो भारत और न्यूजीलैंड के बीच में मैच हुआ था सेमीफाइनल का, उसमें तो ये रिकॉर्ड तोड़ा गया। इस बात को ध्यान में रख लेंगे। ओके, क्लियर। आइए अब चर्चा कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं जो हमने कल पढ़ा उसका फटाफट। तो 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन बिरसा मुंडा, जो हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, बिहार और झारखंड से बिलोंग करते थे और वहाँ के जो बंगाल प्रेसिडेंसी में जो उस समय ये राज्य का जो क्षेत्र है आता था, वहाँ पर आदिवासियों के सुरक्षा के लिए, उनकी स्वतंत्रता के लिए, उनके अधिकारों के लिए इन्होंने लड़ाई करी और इनके जन्मदिन के अवसर पर ही जनजातीय गौरव। झारखंड का जो फाउंडेशन डे है वो हर साल 15 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि 15 नवंबर को ही जो बिहार का दक्षिणी राज्य है उसे अलग करके झारखंड राज्य के रूप में स्थापित कर दिया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे, 15 से 21 नवंबर के बीच में नवजात शिशु देखभाल सप्ताह मनाया जाता है। 15 से 21 नवंबर के बीच में नवजात शिशु देखभाल सप्ताह मनाया जाता है। आइए अब चर्चा करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो ब्रिटेन का नया विदेश मंत्री किसे बनाया गया? तो हमने कल बहुत डिटेलिंग में इनके बारे में पढ़ा था। इनका नाम है डेविड कैमरन और डेविड कैमरन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। ओके, नेक्स्ट बात कर लेंगे
संयुक्त अरब इस्लामिक असाधारण शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? तो ये सऊदी अरब में आयोजित किया जा रहा है। और जिस विषय पर बात करी गई है वो फिलीपींस और इजराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा है उससे फिलीपींस को जो नुकसान हो रहा है, वहाँ के जो लोग हैं उनकी सुरक्षा कैसे करी जाए, उन तक सहायता कैसे पहुंचाई जाए, इन सब विषयों को लेकर बात करी गई है। उच्चतम न्यायालय में 3 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति करी गई है और उसके बाद न्यायाधीशों की कुल कितनी संख्या हो गई है? तो देखो, मैक्सिमम जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें न्यायाधीशों की संख्या 34 होनी चाहिए और इन 3 न्यायाधीशों की नियुक्ति के बाद सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो संख्या है वो 34 हो गई है। तो 34 हो गई, इस बात को ध्यान में रख लेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे भारत और एडीबी यानी कि एशिया डेवलपमेंट बैंक, इनके बीच में जो सहकारी बुनियादी ढांचा है उसके विकास के लिए कितने मूल्य का समझौता किया गया है? समझौता किया गया है $400 मिलियन का। भारत और एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच में ये समझौता करा गया है। सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं के लिए इंटरनेट सेवा प्रदाता का लाइसेंस किसे दिया गया है? तो इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के लिए अगर मैं बात करूं, ये जो लाइसेंस है ये दिया गया है जियो और वनवेब को। किसको दिया गया है? जियो और वनवेब को। व्यापारियों के एक अधिकार को तोड़ने के लिए सरकार द्वारा किस योजना को शुरू किया गया है? सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो योजना है ये भारत सरकार के द्वारा लाई गई है। हमारे देश के जो छोटे किसान हैं, सीमांत किसान हैं, जो अपनी स्कीम्स को नहीं समझ पाते हैं, जो व्यापारियों के और जो बिचौलिए होते हैं, जो दलाल होते हैं, उनकी बातों में फंस जाते हैं, तो इस दलाल और व्यापारियों को कम करने के लिए, है ना, और उनकी जो उपज होती है उसका सही दाम मिल सके, इन सब बातों को ध्यान में रखकर पीएम किसान भाई योजना लेकर आया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। पीएम पीवीटीजी मिशन और विकसित भारत संकल्प यात्रा का आरंभ किस दिवस पर किया जाएगा? तो हमने इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा था कि ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है ये 15 नवंबर से स्टार्ट कर दी गई है जनजातीय गौरव दिवस के रूप में। जनजातीय गौरव दिवस के बारे में अभी हमने रिसेंट में पढ़ लिया है। ओके, साथ में मैं आपको बता दूं कि ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है, इस यात्रा के दौरान भारत सरकार के द्वारा क्या क्या काम किए गए, भारत सरकार की कौन सी स्कीम थी, उसका कैसे फायदा हुआ है, इन सब विषयों के बारे में चर्चा करी जाएगी। भाषण के माध्यम से, कविता, कहानियों, नाटक के माध्यम से ये आम जनता तक पहुंचाने के बारे में बात किया गया है। ये जो संकल्प यात्रा है भारत के 18 राज्यों के साथ साथ में जो भारत के यूनियन टेरिटरीज हैं वहां पर भी यात्रा पहुंचाई जाएगी भारत सरकार के द्वारा। ओके, आइए नेक्स्ट चर्चा करते हैं। दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड फेयर स्टार्ट हो रहा है। किस संस्करण की शुरुआत हो रही है, यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखो, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला है इसका 42 नंबर की स्टार्टिंग कर दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला है दिल्ली के प्रगति मैदान में जो भारत मंडपम है वहां पर किया जाएगा। 14 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक ये चलने वाला है और 14 नवंबर से लेकर 18 नवंबर तक सिर्फ व्यापारियों के लिए और इसके बाद 19 नवंबर से आम जनता के लिए ये जो ट्रेड फेयर है वो खुल जाएगा। ओके, क्लियर। सिडबी और जोकाटा द्वारा पेश एमएसएमई आर्थिक गतिविधि सूचकांक का क्या नाम है? यानी कि देखो, जो एमएसएमईज हैं उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है भारत की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए। तो इसके लिए सिडबी और जाकोटा ने एक आर्थिक गतिविधि सूचकांक जारी करा है जिसके माध्यम से एमएसएमईज के बारे में आप पढ़ सकते हैं, उसको रिसर्च कर सकते हैं, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके बारे में सारी जानकारी ले सकते हैं। इसका नाम क्या है ये पूछा जा रहा है, तो इसका नाम है संपूर्ण। ओके, और एमएसएमईज के बारे में बात करूं तो भारत में जितना भी निर्यात होता है उसका लगभग 40% भाग एमएसएमईज के द्वारा तैयार किया जाता है। तो आप देख सकते हैं, और भारत में जितनी भी आय है उसका लगभग 1/4 से भी ज्यादा हिस्सा एमएसएमई से रिलेटेड है। नेक्स्ट बात कर लेंगे हम पाब्लो पिकासो के बारे में। पाब्लो पिकासो कौन है? तो एक चित्रकार है, इनके द्वारा एक पेंटिंग बनाई गई है और ये पूछा जा रहा है कि ये पेंटिंग जो है वो कितने दाम में बिकी है। ठीक है, तो इस पेंटिंग का नाम क्या है? वुमन विद द वॉच, इस पेंटिंग का नाम है। और ये जो पेंटिंग है स्पेशली पाब्लो पिकासो के द्वारा उनकी जो प्रेमिका है उनको समर्पित पेंटिंग है, ये उनकी याद में उन्होंने बनाया हुआ है और ये पेंटिंग बिकी है $139 मिलियन में। इसके पहले भी इन्होंने जो पेंटिंग बनाई थी वो इससे भी ज्यादा मूल्य में बिकी थी $179 मिलियन में। ओके, तो याद रख लेंगे। बीकानेर वाला के संस्थापक और अध्यक्ष कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? बीकानेर, जैसा कि हम सबको पता है कि राजस्थान के बीकानेर में इनकी एक छोटी सी दुकान थी, बीकानेर नमकीन वाले। फिर धीरे धीरे ये दो भाई थे,
लाला केदारनाथ अग्रवाल और इनके भाई दोनों कहाँ पर आ गए, दिल्ली आ गए, और यहीं पर इन्होंने धीरे धीरे पहले बाल्टी में ले जाकर सामान बेचना स्टार्ट किया, फिर छोटी सी रेहड़ी लगाई, फिर उसके बाद छोटी सी दुकान करी, फिर धीरे धीरे इन्होंने अपना बिजनेस ग्रो किया। तो इसके संस्थापक और अध्यक्ष जिनका नाम है लाला केदारनाथ अग्रवाल, इनका निधन हो गया है 86 साल की उम्र में। तो इस सेशन में इतना ही। आई होप कि सारे क्वेश्चन आपने अच्छे से समझ लिए होंगे। थोड़ी सी इसके पीछे की स्टोरी बतानी इसलिए ज़रूरी होती है ताकि वो लॉन्ग टाइम तक याद रखे। फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। खूब खुश रहना है, मेहनत करते रहना है, जीवन में आगे बढ़ते रहना है, और जो आप पर भरोसा करे उसके साथ हमेशा बने रहना है। टेक केयर, बाय बाय।